पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ऐसा नहीं है कि भारत का पहले यूरोप से व्यापार नहीं होता था, व्यापार होता था लेकिन वो स्थलीय मार्ग से होता था। तो 1453 में, ये बातें सिर्फ जानने के लिए बता रहे हैं, 1453 में एक घटना हुई। 1453 में एक घटना हुई जिस घटना ने पूरे भौगोलिक समीकरण को बदल कर रख दिया। पूरे भौगोलिक समीकरण को बदल रख दिया। यूरोप और भारत के बीच एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुनिया। कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो गया। कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो गया। हमको क्यों समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, हम इसके बारे में बताते हैं। इस पे कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो गया तो भारत से जितने भी हिंदू यूरोप जाते थे, यूरोप में रहते थे ईसाई लोग, जितने भी ईसाई भारत आते थे, उन सबों का यहाँ पे अरब लोग मुसलमानों के रूप में बदलाव करने लगे, जिससे धीरे धीरे करते करते यह संख्या बढ़ने लगी और भारत और यूरोप का स्थलीय व्यापार बंद हो गया। जब स्थलीय व्यापार बंद हो गया तो इन लोगों ने समुद्री मार्ग से भारत आना शुरू किया। ये भारत आने की कोशिश करने लगे। इसके क्रम में खोज शुरू हुई। तो पहली खोज यूरोप से पुर्तगाली लोग चले। पुर्तगाली लोग चले। पहली खोज में पुर्तगाली लोग चले, जिसे सबसे पहले चला 1492 में कोलंबस चला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन चल गया वो अमेरिका। इसीलिए कहा जाता है 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका वालों को आज भी रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इंडिया की खोज करने के लिए कोलंबस निकला था, इसीलिए आज भी वो सबसे पहले अमेरिका वालों को इंडियन ही कहा। इंडियन यानी इंडिया, हिंदुस्तान वाले, तो इसीलिए आज भी अमेरिका वालों को रेड इंडियन ही कहा जाता है। उसके बाद पुर्तगालियों में से 1498 में चला वास्को डिगामा। 1498 में चला वास्को डिगामा, जो आप मेरे लिखने से ज़्यादा मेरे बातों पर ध्यान देंगे। 1400 वास्को में चला वास्को डिगामा, लेकिन इसको रास्ता पता नहीं था, समुद्री मार्ग का रास्ता इसको पता नहीं था। तो इसने अपने साथ लिया किसको? अब्दुल मजीद को, जिसको यह व्यापारी था। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था जिसको अरबों के साथ रहते रहते समुद्री मार्ग का ज्ञात हो गया। क्योंकि अरब सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि अरब सागर पे अरबों का वर्चस्व था। वर्चस्व मतलब उस पर अरबों का अधिकार था। जितने भी व्यापार समुद्री मार्ग से होता था वो सब के सब अरब सागर पे अरबों का अधिकार था, तो अरबी ही उस पर व्यापार करते थे। तो वास्को डिगामा अब्दुल मजीद के साथ केरल, यह प्रथम पुर्तगाली था। वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा था। प्रथम पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा अब्दुल मजीद के साथ केरल कालीकट बंदरगाह केरल 1498 में पहुंचा। 1498 में केरल कालीकट के स्थानीय शासक जमोरियन था, जिसने इसका भव्य स्वागत किया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से कालीकट पहुंचने में लगभग 90 दिन का समय लगा था। 19 डेज का समय लगा था कालीकट पहुंचने तक। और
जिस जिस जहाज़ से चला था उस जहाज़ का नाम था साओ ग्रेवियल। जिस जहाज़ का नाम था उस जहाज़ का नाम था साओ ग्रेवियल। साओ ग्रेवियल। इस जहाज से चला था उसका नाम था साओ ग्रेवियल। 1498 में जब भारत पहुंचा तो उस समय शासक था जमोरियन। तो 1498 में भारत पहुंचने के बाद वह लगभग भारत में 1 साल तक रहा, 1498 से 1499 तक। तो वह 1499 में फिर पुर्तगाल लौटा। 1499 में फिर पुर्तगाल लौटा और उसी कालीकट बंदरगाह गोवा के बंदरगाह से वापस लौटा। ये बात याद रखेंगे, वो वापस गोवा के बंदरगाह से लौटा था। 1499 में वापस वास्को डी गामा भारत लौटा और वह अपने साथ काली मिर्च लेकर लौटा था। कुछ बातें हम बता देते हैं। यूरोप में पड़ती कुछ बातें हम जान लेते हैं जिससे हमको इतिहास को समझने में आसानी होगी। यूरोप में पड़ती है सर्दी और यूरोप में खाने के लिए मिलता है मांस। यूरोप में पड़ती है सर्दी और खाने के लिए मिलता है मांस। जब ये ज़्यादा मांस का बड़ा टुकड़ा हो और उसे काट के खाना हो तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता था। लेकिन उसी पे काली मिर्च लगा कर रखने पे वह ख़राब नहीं होता था। बस इसी कारण की वजह से यह काली मिर्च लेकर गया था। कौन? वास्को डी गामा। जब काली मिर्च लेकर वहाँ पुर्तगाल पहुँचा तो पुर्तगाल के बाज़ारों में जब इसने काली मिर्च को बेचा तो सब कुछ इसके पूरे आयात निर्यात रहने और खाने का सब खर्चा लेके इसको लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। अब कोई भी व्यापारी को 60% लाभ होगा तो वो व्यापार करना चाहेगा ही। इसी लाभ को देखते हुए एक द्वितीय पुर्तगाली 1500 सन में, ये आप सन याद रखेंगे क्योंकि सन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास से सन बहुत कुछ आता है। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल भारत आया। ये बातें बस इतना याद रखेंगे, पेड्रो अल्ब्रेज ने कुछ खास काम नहीं किया था, बस इसे याद रखेंगे कि 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज भारत आया। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल भारत आया 1500, लेकिन 1502 में वास्को डी गामा, फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर दोबारा भारत आया और जब दोबारा भारत आया तो जब ये 1498 में भारत आया था उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था भारत में। ये बात याद रखेंगे, जब यह 1498 में भारत आया था तो उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था भारत में। फिर 1202 में वास्को डी गामा आया, फिर अपना व्यापार करके फिर वापस चला गया। फिर जब वहाँ से फिर प्रथम फैक्ट्री 1503 में, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री 1503 में डाली गई कोचीन जो अब पड़ता है केरल में। पहले ही केरल में था, अभी केरल में ही है। पहले पड़ता था केरल में, अभी केरल में ही है। पहली फैक्ट्री डाली गई थी कोचीन में, प्रथम फैक्ट्री लोग इसलिए डालते थे ताकि उनको व्यापार करने में आसानी हो। अगर कोई लोग वहाँ पे आते जाते रहेंगे तो अपना घर बनाएंगे। उसी घर बनाने के चक्कर में उसी को हम फैक्ट्री कहते हैं। व्यापार करने के स्थान को हम इस समय फैक्ट्री कहते हैं। तो फैक्ट्री स्थापित की थी। जब फैक्ट्री बन गई तो उसको संचालन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ से आया पहला गवर्नर जो उसको संचालित करना था। पहला गवर्नर चला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक कार्य किया। पुर्तगाल का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप याद रखेंगे नाम, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसने अरबों से अरब सागर छीन लिया और अरब सागर पर अपना अधिकार कर लिया। अरब सागर पर अपना अधिकार किया। तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं बस उतना ही बताएंगे हम। इसने अरबों से अरब सागर छीना और अरब सागर पर अधिकार कर लिया और इसने एक पॉलिसी चलाई जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसके अंतर्गत फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कहता था कि ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ये चाहता था कि पूरे अरब पर जितने भी महाद्वीप हैं, यानी जितने भी समुद्र किनारे महाद्वीप हैं, उन सब पे और पुर्तगालियों का अधिकार हो जाए। इसी को इसने नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब इसके हम आगे में पढ़ेंगे। दूसरा आएगा, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पुर्तगाली आया था 1509 से लेके 1515 तक, जिसका नाम था अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्य करने के लिए आए थे। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्ब्रेज, ये तो सिर्फ व्यापार करने के मुद्दे से आए थे। ये कंपनी की स्थापना करके और ये खुद आए थे। और ये 1498 में जो कंपनी की स्थापना की थी, 1498 में ही हो गई थी कंपनी की स्थापना, ये बात याद रखेंगे। 1498 में ही कंपनियों की स्थापना कर दी गए थे। पुर्तगालियों ने जो कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा था। उसी कंपनी को जनरेट करने के लिए, कार्य उसी कंपनी के नियमों का कार्य करने के लिए ये गवर्नरों को बना कर भेजते थे। तो पहला गवर्नर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसने अरबों पे आक्रमण किया और उस पर अधिकार किया अरब सागर पे। दूसरा आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही वास्तविक पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक, अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और अल्बुकर्क का एक और कार्य था, इसने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता था। ये इसकी कुछ उपलब्धियां थी जिसको हम बता रहे हैं। 1510 ईस्वी में ही इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीत लिया था अल्बुकर्क ने। और इसने 1511 ईस्वी में मलक्का, अब कोई पूछेगा मलक्का क्या? मलक्का ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग था। दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग था। इतिहास को समझने के लिए एटलस यानी भौगोलिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भूगोल, हमारा कहना होता है भूगोल पहले पढ़ें, इतिहास बाद में। अगर भूगोल पहले पढ़ेंगे तो इतिहास समझना आसान होगा, क्योंकि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण ही हमारा इतिहास बदलता गया। फिर 1515 में ही, इतिहास कठिन नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। 1515 में ही इसने हरमुज पे अधिकार किया। मलक्का पे 1511 में और हरमुज पे 1515 में इसने अधिकार किया, जो फारस खाड़ी का मुख्य द्वार बोला जाता है, जिसे फारस की खाड़ी का मुख्य द्वार बोला जाता है। अब कोई पूछेगा कि फारस खाड़ी कहाँ है, इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले भूगोल पढ़िएगा फिर पढ़ाता है इतिहास, ताकि इसको समझा सके। अगर रटना है तो पहले इतिहास पढ़िए फिर भूगोल पढ़िए। और 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। अल्बुकर्क 1515 में ही मर गया। 1515 में ही अल्बुकर्क मर गया। अब इसके बाद 1529 में आया तीसरा गवर्नर, 1538 तक रहा। 1529 में आया और 1538 तक रहा। कौन? नीनो डी कुन्हा।
इनको तृतीय गवर्नर के रूप में आया भारत, ये नीरो डी कुन्हा, और 1529 में आया, 1538 तक रहा। इसकी मुख्य कार्य यह था कि जिसने 1530 में पंचशील में कोचीन से राजधानी को गोवा शिफ्ट किया या स्थानांतरित किया, यानी इसके कोचीन को छोड़कर गोवा को राजधानी बनाया। अल्बुकर्क की भी राजधानी कौन थी? कोचीन। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की भी राजधानी कहाँ थी? कोचीन। लेकिन जब नीरो डी कुन्हा आया तो कोचीन से हटाकर राजधानी इसने गोवा को बनाया। पुर्तगाली आते तो सबसे पहले हैं, लेकिन जाते सबसे बाद में हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गोवा को आज़ाद 1961 से 1962 के बीच कराया गया। गोवा और दमन द्वीप को 1961-62 में आज़ाद कराया गया। इनके कुछ देन भी थी। पुर्तगाली लोग आए तो भारत को कुछ दिए भी, जैसे आलू पुर्तगालियों की ही देन है पहला। दूसरा तंबाकू बाद में, पहले तंबाकू नहीं होता था, तंबाकू भी पुर्तगालियों की देन है। और लाल मिर्च, इसको याद रखें, ये पूछता है लाल मिर्च। ये भी जहाज निर्माण और चर्च का निर्माण, चर्च जिसमें ईसाइयों की पूजा किया जाता है, चर्च का निर्माण, ये सब पुर्तगालियों ने बताया था। भारत और जापान के बीच व्यापार शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच पुर्तगालियों के समय ही व्यापार शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। और पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था गोवा में। 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था। ये बातें याद रखेंगे। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था, जिसे पुर्तगालियों ने किया था। ये बात याद रखेंगे। अब दूसरी बात आएगी नीदरलैंड या हॉलैंड या डच, जिसे डच दूसरी कंपनी आई थी डच, तो हम डच के बारे में पढ़ेंगे। नीदरलैंड, हॉलैंड या डच आए थे 1596 में। और ये किसके सबसे पहले कौन आया था? हॉलैंड से आया था कार्नेलियस हाउटमैन ये आया था। और नीदरलैंड ने 1602 में ही, देखिए कंपनी की स्थापना तो पहले होती है अंग्रेज़ों की, लेकिन आए थे सबसे पहले, अंग्रेज़ों से पहले आए थे नीदरलैंड यानी डच आए थे। लेकिन कंपनी की स्थापना ये लोग बाद में करते हैं, लेकिन आए पहले थे। 1602 में ही कंपनी की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। इसमें 17 निदेशक मंडलों की नियुक्ति की गई थी। कितने की? जितना हम लिख रहे हैं इसको सब ये नोट्स हैं, सब इसको लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे सवाल बनते हैं सब। कितने निदेशक मंडलों की नियुक्ति की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 निदेशक मंडलों की नियुक्ति की गई थी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ। और इसने प्रथम फैक्ट्री 1605 में प्रथम फैक्ट्री डाली थी। 1605 में प्रथम फैक्ट्री डाली थी मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री डाली थी इसने मछलीपट्टनम में। और द्वितीय फैक्ट्री 1610 में डाली गई थी पुलिकट में। द्वितीय फैक्ट्री डाली गई थी पुलिकट में 1610 में। लेकिन बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में डाली गई थी। बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में डाली गई थी। और उस जगह का नाम था पिपली में डाली गई थी। बंगाल के पिपली में पहली फैक्ट्री बंगाल में डाली गई थी। डचों ने स्वर्ण के सिक्के भी चलाए।
यही बात याद रखेंगे। इन्होंने स्वर्ण के सिक्के ही चलाए जिसको पैगोडा सिक्के कहा गया, पैगोडा सिक्के भी कहा गया। इनके दो उद्योग इनके बहुत प्रसिद्ध थे जिस पे अंग्रेजों की नज़र थी। पहला उद्योग था दो उद्योग इन्होंने शुरू किए थे। पहला उद्योग था सूती वस्त्र बनाने का उद्योग था इनका, सूती वस्त्र बनाने का उद्योग था। और दूसरा था नील की खेती, नील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और नील की खेती। अंग्रेज इसी को अपना बनाना चाहते थे, इनकी नज़र पहले से थी। तो इन अंग्रेजों ने इसी को प्राप्त करने के लिए, सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वेदरा का युद्ध लड़ा। कौन कौन? अंग्रेज और डच। वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था, जो डच और अंग्रेज को हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। अंग्रेजों के बीच लड़ा गया जिसमें अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज इसमें जीते और डचों को वापस लौटने में मजबूर कर दिया और यहीं से डच वापस लौट गए। डच तो आए थे, पहले जल्दी स्थापित भी हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको हरा दिया वेदरा के युद्ध में और यहाँ से ही डच वापस लौट गए। अब आएंगे अंग्रेज। अब अंग्रेज अपनी कंपनी बनाएंगे और अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे हम अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स को। अंग्रेज आए 1599 में, लेकिन 1599 में स्थल मार्ग से आए थे। 1599 में ये स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से आने वाला था जॉन मिल्डन हॉल। स्थल मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था जॉन मिल्डन हॉल। ये प्रथम अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आया था। फिर 1600 में आती है 1600 ईस्वी में आती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से भारत का, जब 1600 ईस्वी में आती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ से भारत का विनाश शुरू होता है। क्योंकि कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सोना लूट के ले गई थी भारत से, सोना ही नहीं कह सकते हैं, सब कुछ, वस्त्र, नील, मसाले, सब कुछ इसने भारत से लूट कर लेकर गए और भारत को विवश कर दिया। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की गठित हुई और किसके देखरेख में गठित हुई थी? तो यही गठित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में गठित हुई थी और उसमें महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उसमें महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में और उसमें महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम की स्थापना हुई थी। और उस समय भारत की स्थिति थी कि भारत की राजगद्दी पे मुगल वंश का शासक बैठा था अकबर। मुगल वंश का शासक बैठा था अकबर, याद रखेंगे अकबर। अब ये स्थलीय मार्ग से हुई थी, समुद्री मार्ग से 1600 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी आई भारत समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से पहले व्यक्ति आने वाला था विलियम हॉकिंस। यह आया, विलियम हॉकिंस आया था, जिसके जहाज का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। ये बातें भूलेंगे नहीं। समुद्री मार्ग से आया था कौन? समुद्री मार्ग से आया था विलियम हॉकिंस, हेक्टर और रेड ड्रैगन। विलियम हॉकिंस आया था जेम्स प्रथम के कहने पे 1608 में ये पहुंचा था। जेम्स प्रथम के कहने पे 1608 में पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम के कहने पर ये पहुंचा जहांगीर के दरबार में, क्योंकि उस समय शासक था जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो इसने कहा
इसने अपने फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगी तो जहांगीर ने अनुमति प्रदान कर दी। तो इसने इन्होंने अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थाई मतलब इनकी निगाह कहीं और थी। ये इनको फैक्ट्री बनानी थी समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के किनारे फैक्ट्री बनाने से इनके व्यापार में आसानी होती। इसने मछलीपट्टनम पे इनको ज़्यादा ध्यान नहीं था। अस्थायी रूप से इन्हें फैक्ट्री तो बनाई, लेकिन 1613 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में इसने पहली फैक्ट्री बनाई थी सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई इसने। पहली फैक्ट्री कुल की नींव कहाँ रखी गई थी? तो मछलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री बनी कब थी? तो 1613 में बनकर तैयार हो गई थी। कौन? सूरत में पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी। नींव तो रखी गई थी मछलीपट्टनम पहले थे, लेकिन 1613 में बनकर पहली फैक्ट्री तैयार हुई थी सूरत की। पूछेगा पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? तो 1613 में पहली फैक्ट्री बनी थी सूरत में। और फिर अंग्रेजों ने फिर अपनी चाल चलने शुरू की। फिर 1615 में भेजा टॉमस रो को। 1615 में भेजा जहांगीर के दरबार में ही टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में ही भेजा। जहांगीर के दरबार में भेजा टॉमस रो को। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। इस सवाल पूछता है टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ये बात याद रखेंगे। और फिर ये 1639 में फ्रांसिस दे ने मद्रास शहर की स्थापना की थी। मद्रास शहर की स्थापना की। इन्होंने बड़े बड़े शहरों को अपने निशाना बनाया ताकि व्यापार करने में आसानी हो। तो इन्होंने पहले मद्रास शहर की स्थापना की। सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री डाली। मछलीपट्टनम में इन्होंने अचानक उससे फैक्ट्री डाली थी, लेकिन सूरत में पहली फैक्ट्री बनकर तैयार कर दी। और जहांगीर के दरबार में आया। फ्रांसिस ने मद्रास शहर की स्थापना कर दी। जब मद्रास शहर की स्थापना कर दी तो मद्रास शहर में ही इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। फोर्ट मन किला सेंट जॉर्ज। का निर्माण करवाया। किले का निर्माण हो गया तो इन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। तो इनके समय में पुर्तगाली थे। विरोध में डच तो चले गए थे, विरोध में बचे थे पुर्तगाली। इन्होंने पुर्तगालियों से भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए 1661 में ब्रिटिश राजकुमार था, ब्रिटिश प्रिंस जो कह सकते हैं, अंग्रेजों का एक राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह कर दिया था इन्होंने कैथरीन से। सिर्फ इनका नाम याद रखेंगे, ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कैथरीन से इन्होंने विवाह कर दिया, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने मुंबई को पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। आप देख रहे हैं ना, मुंबई को दहेज में दिया। भारत के शहरों को ये दहेज में दे रहे थे। इनकी हुकूमत इस कदर बढ़ गई थी वहाँ भारत में। तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड की दर पर मुंबई दे दी अंग्रेजों को दे दी, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। और यहाँ से एक बात याद रखेंगे कि मुंबई शहर की स्थापना पूछ देता है कि मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? तो मुंबई शहर की स्थापना गैरोल्ड अंगियार ने की थी।
तो मुंबई शहर की स्थापना गरुड़ अंगियार ने की थी। ये बात याद रखेंगे, मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? गरुड़ अंगियार ने की थी। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस ड्रे ने की थी। पहली फैक्ट्री कहाँ डाली गई थी? सूरत में। सबसे पूर्व फैक्ट्री की अस्थायी स्थापना कहाँ की गई थी? मछलीपट्टनम में। तो अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? बनी मछलीपट्टनम में। अब बन के सबसे पहली फैक्ट्री डाली कहाँ गई थी? मछलीपट्टनम में। लेकिन सबसे पहली फैक्ट्री बन के तैयार कौन थी? सूरत में। प्रथम फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी, पहली फैक्ट्री सूरत में। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसी क्रम में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ते चला गया और 1700 ईस्वी में जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी और कलकत्ता शहर में बनवाया फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम जो अब कॉलेज के रूप में है, फोर्ट विलियम, उसमें किला हुआ करता था, फोर्ट विलियम किला। अब किले इसके बाद आएंगे लोग डेनिस। डेनिस के बारे में कुछ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी रख लेते हैं हम। डेनिस को डेनमार्क के जो लोग थे उनको डेनिस कहा गया था। ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क के निवासी थे। इन्होंने 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1620 में प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर तंजौर में डाली। त्रावणकोर तंजौर में डाली। डेनिस जो थे अंग्रेजों से अपना व्यवहार खराब नहीं करते थे, यानी कि उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो इनसे दूर दूर अपना व्यापार करते रहे। और 1676 में इन्होंने द्वितीय फैक्ट्री डाली थी श्रीरामपुर बंगाल में। और 1745 से एक ऐसा दिन आया, डेनिस ने यह कंपनी अंग्रेजों को बेचकर और वापस डेनमार्क चले गए। और 1731 में आए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्वीडिश के बारे में पढ़ना नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ये रहा पुर्तगालियों का, या कहें तो पुर्तगाली को पढ़े हमने, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, डचों के बारे में पढ़ा और डेन के बारे में पढ़ा। तो हम कुछ इनके क्रम में जान लेते हैं, इनके आने क्रम, कंपनी स्थापित करने का क्रम, ये हम जान लेते हैं। भारत में कंपनियों का क्रम। इस क्रम में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जो आया था वास्को डी गामा। दूसरे पे आए थे डच, और तीसरे पे आए थे अंग्रेज 1600 में, और चौथे पे आए थे फ्रांसीसी या फ्रेंच। तो पुर्तगालियों के में आया था वास्को डी गामा, और डचों में आया था कार्नेलियस हाउटमैन, अंग्रेजों में आया था कैप्टन हॉकिंस, और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना नहीं है, न इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आए थे, कंपनियों के आगमन क्रम है, लेकिन कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री कब से बनाई उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में कंपनियों के स्थापना क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी कोचीन में 1503 में। फिर आए तो थे डच पहले आए थे, लेकिन फैक्ट्री डाली अंग्रेजों के बाद में। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री डाली 1608 में सूरत में। सब में कन्फ्यूजन होता है कि यह फैक्ट्री 1608 में पड़ी थी या 1611 में या 1613 में। तो हम बता देते हैं, यह है भारत है मछलीपट्टनम। जो अंग्रेज आए थे तो वो पहुँचे थे जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस पहुंचा था जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के कहने पर। तो 1608 में जहांगीर ने अनुमोदन तो दे दिया था कि यह सूरत में फैक्ट्री बने,
लेकिन कुछ विवाद होने के कारण जहांगीर ने यह काम रुकवा दिया था, इसका फैक्ट्री का काम रुकवा दिया था। फिर जब टॉमस रो आया था, फिर जहांगीर के दरबार में गया था और फिर जहांगीर ने यह फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में बनाने के लिए अनुमोदन दे दिया। तो यह फैक्ट्री 1611 में बनने लगी। तो जहांगीर और अंग्रेज़ों के बीच संबंध थोड़े अच्छे हुए। तो यही फैक्ट्री जो 1608 में यहाँ बनी थी वह 1613 में बन के तैयार हो गई। 1613 में बन के तैयार हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ डाली थी, तो सूरत में, क्योंकि सबसे पहली नींव पड़ी थी सूरत में। अब उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। डच आए थे अंग्रेजों से पहले, लेकिन क्या बोलते हैं जी, अंग्रेज़ों के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी। अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री डाली और फ्रांसीसी आए थे 1664 में और सूरत में फैक्ट्री डाली थी 1668 में। ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट्रियों के क्रम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो अंग्रेज़ों के कंपनियों के आने का क्रम ऐसे है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और कंपनियों की स्थापना क्रम है: पुर्तगाली सबसे पहले अपनी फैक्ट्री डाली कोचीन में, अंग्रेजों ने डाली सूरत में, डच ने डाली मछलीपट्टनम में और फ्रांसीसी ने डाली सूरत में। तो ये आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।